क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 800 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। उनमें से 500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल पहाड़ी जिलों के हैं। आखिर आयुष्मान योजना के 17 लाख लाभार्थियों में से 10 लाख सिर्फ 3 मैदानी जिलों के क्यों हैं? क्या देहरादून शहर सच में स्मार्ट हुआ या फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च हो गए? और जिस गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं, आखिर कैसे देवप्रयाग के बाद उसका पानी आचमन करने लायक भी नहीं रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश। वीकली खबर बात के आज के एपिसोड में समझते हैं इन सारे सवालों के जवाब। उत्तराखंड की राजनीति में जब कभी मैदान और पहाड़ की बात की जाती है तो अक्सर क्षेत्रवाद जैसे आरोप गढ़ दिए जाते हैं। लेकिन क्या 26 सालों में मैदान और पहाड़ के बीच जो आर्थिक और सामाजिक अंतर की एक बड़ी खाई बन गई है, उसे क्षेत्रवाद के बहाने से ढका जा सकता है? जैसे पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में करीब 826 प्राइमरी स्कूलों में ताला जड़ा जा चुका है। वैसे तो अपने आप में ये एक पूरी खबर है, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन 826 प्राइमरी स्कूलों में से 500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल पहाड़ी जिलों के हैं। खुद शिक्षा मंत्री के गृहनगर पौड़ी में 120 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर तीनों मैदानी जिलों में मिलाकर भी बंद प्राइमरी स्कूलों की संख्या 100 तक नहीं पहुंचती है। अब आप कहेंगे कि हम जबरन मैदान पहाड़ी घुसा रहे हैं। बात तो प्राइमरी स्कूलों में ताला लगाने पर होनी चाहिए, पर बात मैदान और पहाड़ में लागू हो रही नीति और योजनाओं के अंतर को समझने की है। मैदान और पहाड़ के बीच का ये अंतर आपको हर जगह देखने को मिलता है। जैसे आयुष्मान योजना में अब तक राज्य में 17 लाख से ज़्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिला है, लेकिन जब आप आंकड़े डिटेल में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में आयुष्मान लाभार्थियों की जो संख्या लाखों में है, वो अन्य पहाड़ी जिलों में हजारों में है। 17 लाख आयुष्मान लाभार्थियों में 3 मैदानी जिलों के आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या 10 लाख से ऊपर है। यानी आयुष्मान जैसी जरूरी योजना भी पहाड़ी जिलों तक नहीं पहुंच रही है। इस हफ्ते पहाड़ी जिले धुंध से भरे दिखे, जिसकी वजह से पहाड़ों को मिली हवाई सुविधा ठप रही। लेकिन राज्य में आपने कहीं ये बहस का मुद्दा सुना? धुंध के विषय में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध को कारण बताया, लेकिन सरकार की ओर से हफ्ते भर की इस धुंध पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आता है। लोगों के बीच युद्ध की अनिश्चितताओं का भय फैलना लाजमी है, जिसका असर पहाड़ में गैस सिलेंडर के लिए लगी लंबी लाइनों के रूप में आप देख सकते हैं। राज्य में हर जिला प्रशासन इस बात को लेकर जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इसके बावजूद हर दिन अखबार में सिलेंडर की कमी से संबंधित खबरें आ रही हैं। आम जनमानस नहीं जानता कि हवा में दिखने वाले इस धुंध के पीछे युद्ध का कुछ लेना देना नहीं है। उसे तो बस ये दिखता है कि बसंत के जिस मौसम में वो अपने चारों ओर फूल खिलते देखता था, उसमें वो अचानक धुंध देख रहा है। खैर, मैदान और पहाड़ के इस अंतर को समझने के लिए आपको इस हफ्ते हुआ विधानसभा का बजट सत्र बारीकी से देखना और समझना होगा। आपको पहाड़ के सवालों पर भाजपा के अपने विधायक ही सरकार को घेरते नजर आ जाएंगे। प्राइमरी स्कूलों में ताले जड़ने से संबंधित जो आंकड़े हमने आपको अभी बताए थे, वो भाजपा के सल्ट से विधायक महेश जीना के पूछे सवाल में ही मिले हैं। वैसे इस हफ्ते उत्तराखंड विधानसभा सत्र का बजट चला, जिसमें विधायकों के अफसरशाही से पीड़ित होने की बात बड़े मुखर होकर सामने आई। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने अपने जिले के जिलाधिकारी की शिकायत सदन में की। हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदय ने तो पुलिस की चौकियों के रेट तय होने जैसे आरोप लगा दिए। इसके अलावा कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, अनुपमा रावत और प्रदीप बत्रा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कई सारे गंभीर सवाल उठाए। विधायकों ने आरोप लगाया कि कई मामलों में अधिकारियों ने न तो जनप्रतिनिधियों के फोन उठाए और न ही उनके मुद्दों पर कोई कार्रवाई की। जिस तरह से अफसरों से खुद भाजपा विधायक बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुपाल, अरविंद पांडे आदि आए दिन लड़ते नजर आते हैं, उसमें कांग्रेस के विधायकों के ये आरोप महज आरोप नहीं लगते हैं। विधायकों के इस दर्द पर बात करें तो ये दर्द यूं ही नहीं लगता। जैसे विधानसभा में दिए गए एक जवाब में सरकार ने खुद बताया कि पिछले 2 सालों में राज्य में अवैध खनन के 3805 केस दर्ज हुए हैं। इस हफ्ते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकास नगर की एक पूरी चौकी के तबादले का आदेश सुनाया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार की एक पूरी चौकी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में विधानसभा सत्र में अफसरशाही का दर्द उछलना बनता भी है। वैसे उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए बजट पर हमारी रिपोर्ट आप दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं।
जल्द ही हम पूरे बजट सत्र पर एक लंबा एपिसोड लेकर आ रहे हैं। आखिर में बात करते हैं उत्तराखंड में हुए वित्तीय हेरफेर पर, जिस पर सीएजी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी है, इसलिए कई सरकारी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन उत्तराखंड में एक अलग ही कहानी सामने आई है। यहाँ कई सरकारी विभागों को काम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट में मिला, लेकिन उन्होंने वो पैसा खर्च ही नहीं किया। ये बात सामने आई है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में। पहले ये समझ लेते हैं कि सीएजी होता क्या है। दरअसल सीएजी सरकार का ऑडिटर होता है। जैसे किसी कंपनी में ऑडिटर ये जांचता है कि पैसा सही खर्च हुआ है या नहीं, वैसे ही सीएजी सरकार के खर्च का हिसाब किताब जांचता है और अपनी एक रिपोर्ट देता है। अब उत्तराखंड के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है, इसे समझते हैं। साल 2023-24 में उत्तराखंड के 28 सरकारी विभाग ऐसे थे जिन्हें काम करने के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन इन विभागों ने करीब 2366 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए और साल के अंत में यह पैसा वापस हो गया। सरकारी भाषा में इसे कहा जाता है धनराशि समर्पित करना। यानी विभाग को पैसा मिला लेकिन समय पर खर्च नहीं हो पाया, इसलिए वो पैसा वापस चला गया। इतना ही नहीं, सरकार ने साल में बीच में इन विभागों को अतिरिक्त पैसा भी दिया था, जिसे अनुपूरक बजट कहा जाता है। अनुपूरक बजट का मतलब होता है अगर किसी विभाग को लगता है कि पहले मिला पैसा कम पड़ रहा है तो वह 20 साल में और पैसा मांग सकता है। साल 2023-24 में सरकार ने करीब 2477 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पैसे का भी बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो पाया। यानी कुल मिलाकर 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बजट बेकार साबित हुआ। जैसे स्वास्थ्य विभाग ने अनुपूरक बजट में करीब 598 करोड़ रुपए मांगे और लेकिन बाद में 860 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाया। इसी तरह शिक्षा, खेल और संस्कृति विभाग के लिए करीब 9905 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। बाद में 243 करोड़ रुपए और दिए गए, लेकिन इसके बावजूद करीब 634 रुपए खर्च ही नहीं हो पाए। यानी पहले पैसा मांगा गया और बाद में वही पैसा खर्च नहीं हुआ। ऐसी स्थिति सिर्फ इन दो विभागों की नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण, उद्योग, खाद्य, वन, पशुपालन और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण जैसे कई विभागों में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि करीब 31 सरकारी योजनाओं में 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की राशि आखिर में वापस करनी पड़ी। समग्र शिक्षा योजना, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाओं में मिलाकर करीब 949 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हो पाए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर गौर किया जाना बेहद जरूरी है, राज्य सरकार के पास एक आकस्मिकता निधि भी होती है। ये एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है जिसका इस्तेमाल अचानक आने वाली आपात स्थितियों में किया जाता है, जैसे बाढ़, भूकंप या कोई अचानक सरकारी खर्च। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार इस फंड का इस्तेमाल वेतन, मजदूरी और ऑफिस खर्च जैसे सामान्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन करीब 111 करोड़ रुपए इस तरह खर्च किए गए जो नियमों के खिलाफ है। सीएजी ने इसे साफ शब्दों में खराब बजट प्रबंधन का उदाहरण बताया है। वैसे क्या आप यकीन करेंगे कि जिस गंगा को हम पवित्र मानकर आचमन करते हैं, उसका पानी उत्तराखंड में ही कई जगह आचमन के लायक नहीं रहा है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं, वहीं से ये नदी गंगा कहलाती है। लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट बताती है कि देवप्रयाग के बाद गंगा के पानी की गुणवत्ता कई जगह गिर जाती है। रिपोर्ट के अनुसार देवप्रयाग तक गंगा का पानी कई जगह ए श्रेणी का पाया गया, यानी ऐसा पानी जिसे सामान्य तौर पर पीने या आचमन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचते पहुंचते यही पानी कई जगह बी श्रेणी का हो जाता है, जिसका मतलब है कि ये पानी अब सिर्फ नहाने के लिए ही उपयोगी है। इसका सबसे बड़ा कारण सीवेज का गंदा पानी है। 2023 में कैग ने 44 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपी का निरीक्षण किया। 44 में से 3 से 5 प्लांट ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के मानकों पर खरे उतरे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ढालवाला, कीर्तिनगर, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर समेत 6 शहरों के 12 एसटीपी ऐसे पाए गए जो बिना ट्रीटमेंट के ही गंदा पानी सीधे गंगा में छोड़ रहे हैं। ये लापरवाही यहीं नहीं रुकती है। कैग की रिपोर्ट बताती है कि चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में 11 जगहों पर शमशान घाट बना दिए गए, लेकिन न तो स्थानीय लोगों की जरूरतें समझी गई और न ही सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखा गया। आज ये घाट बेकार पड़े हुए हैं
और लोग पहले की तरह ही नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि गंगा किनारे बसे 7 शहरों में बने 21 एसटीपी से एक भी घर का सीवर कनेक्शन नहीं जुड़ा है। यह लापरवाही पैसों की बर्बादी पर ही नहीं रुक जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में रुद्रप्रयाग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण एक 75 किलोमीटर क्षमता का एसटीपी भूस्खलन में नष्ट हो गया, जिससे 88 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 2023 में चमोली एसटीपी में हुए भीषण हादसे में करंट लगने से 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 28 लोग घायल हुए। इसके बावजूद 8 एसटीपी आज भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना चल रहे हैं और 18 प्लांट्स का हैंडओवर तक नहीं हुआ है। अब जरा मनरेगा के हिसाब किताब को भी समझते हैं। सरकार ने जिस मनरेगा का नाम अब रामजी योजना रखकर विपक्ष को रामजी नाम जपने की सलाह दी थी, उसके उत्तराखंड में हाल रामजी के भरोसे ही हैं। कैग की रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में मनरेगा के तहत अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के बीच 6.54 लाख परिवारों को साल में औसतन 21 दिन का ही काम मिला है। मनरेगा की गड़बड़ी यही नहीं रुकती। कैग की रिपोर्ट कहती है कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड अहम दस्तावेज है जो श्रमिकों की पात्रता को दर्ज करता है, लेकिन जांच में पाया गया कि 39% जॉब कार्ड बिना फोटो के थे। योजना के तहत दिशा निर्देश के बाद भी पात्र परिवारों की पहचान के लिए घर घर जाकर सर्वे नहीं किया गया। उत्तराखंड में 66% से ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। मनरेगा इन्हीं इलाकों में रोजगार दिलाने वाली एक योजना है। आप सोच सकते हैं इस योजना में अनियमितताएं राज्य की कितनी बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही होंगी। इस बार सरकार ने बजट में 3 स्मार्ट सिटी बनाने की बात भी कही है, लेकिन आपको कैग की रिपोर्ट में उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी यानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने में हुई गड़बड़ियों के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत साल 2017 में देहरादून को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था। इसके बाद 2018 से 2023 के बीच शहर में कई परियोजनाएं शुरू की गई, लेकिन सीएजी के ऑडिट में इन कामों में कई अनियमितताएं और लापरवाही सामने आई हैं। सबसे बड़ा मामला जुड़ा है ब्रिज एंड रूफ कंपनी से। 2019 में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस कंपनी के साथ स्मार्ट रोड, सीवरेज और ड्रेनेज लगाने के लिए समझौता किया और 76 करोड़ 84 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। काम 2020 और 2021 तक पूरा होना था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। ऊपर से निर्माण कार्य के कारण शहर के लोगों ने जो झेला उसे वो हर आदमी जानता है जो इस बीच देहरादून में हफ्ते भर भी रहा हो। खैर, कंपनी की लापरवाही को देखते हुए आखिरकार सितंबर 2022 में इस कंपनी को परियोजना से बाहर कर दिया गया, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। जब कंपनी को हटाया गया तब तक 57.78 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और करीब 19 करोड़ रुपए बचे रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि ये पैसा कंपनी से वापस लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी काम अधूरा हुआ और पैसा भी वापस नहीं हुआ। इसी तरह परेड ग्राउंड परियोजना में अक्टूबर 2019 में 18.92 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। काम 1 साल में पूरा होना था, लेकिन फरवरी 2023 तक भी काम पूरा नहीं हुआ। ठेकेदार को हटाया गया, लेकिन 1.41 करोड़ का जुर्माना नहीं वसूला गया। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि देहरादून स्मार्ट सिटी के 22 प्रोजेक्ट्स में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। 4.55 करोड़ रुपए खर्च कर कूड़ा प्रबंधन की निगरानी के लिए सेंसर सिस्टम बनाया गया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। 90 लाख रुपए खर्च कर ई रिक्शा खरीदे गए, लेकिन 2 साल तक चले ही नहीं। 2 करोड़ रुपए के पर्यावरण सेंसर लगाए गए, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ। 3.24 करोड़ रुपए का मल्टी यूटिलिटी डक्ट बनाया गया, लेकिन वह भी बेकार पड़ा रहा। लापरवाही का आलम देखिए। सरकारी स्कूलों में लगाए गए स्मार्ट क्लास सिस्टम भी बिजली का बिल ज्यादा आने के कारण इस्तेमाल ही नहीं किए गए। यानी कुल मिलाकर तस्वीर ये रही कि देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू हुई, जिसमें 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी हो गए हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या शहर सच में स्मार्ट हुआ या फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए।